हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी या मास्टर्स करने के लिए बाहर जाए। लेकिन आपने अपने लिए यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है? इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसे कहा जाता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। हर साल ये रैंकिंग इशू की जाती है और इस रैंकिंग में टॉप 10, फिर टॉप 20, फिर टॉप 30, 50 ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ आगे पीछे हो रही होती हैं उनकी पोजीशंस। तो उसके लिए और आईवी लीग्स पे बात करने के लिए मैंने डॉक्टर अतर को इसलिए आज अपने शो में बुलाया है कि डॉक्टर अतर जो हैं किसी न किसी तरह इस सारे क्राइटेरिया का हिस्सा रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भी डॉक्टर साहब रह चुके हैं, इस पे हम वीडियो कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की भी हम वीडियो कर चुके हैं। सर हार्वर्ड से भी कोर्स कर चुके हुए हैं और हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सर का पीएचडी है। सो लेट्स बिगिन ए न्यू टॉक। सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हम रैंकिंग पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले एक बात समझा दें मेरे व्यू को। आईवी लीग का हम नाम बहुत सुनते हैं। यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ जिनको आईवी लीग स्कूल कहा जाता है, इनमें ख़ास बात क्या है? ये थोड़ा बताएं, इसका बैकग्राउंड बता दें ज़रा। जी। अच्छा, ये जो वकास आईवी लीग स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अमेरिकन कॉलेजिएट ऑफ एथलेटिक कॉन्फ्रेंस 8 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जो ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यूएस का, वहाँ पे ये एलीट यूनिवर्सिटीज़ के तौर पे मशहूर हैं और मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं विद इन द यूएस, स्टूडेंट्स के लिए भी और ग्लोबली भी। और इसकी कुछ चंद फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत बेचैन, बेताब और बहुत वो एफर्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो ये है कि इसका एक हाईली सिलेक्टिव एडमिशन प्रोसेस है और जब आप उस हाईली सिलेक्टिव एडमिशन प्रोसेस से गुजर कर इस किसी 8 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में लैंड कर जाएं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत एलिवेटेड फील करेंगे। आप अपने आप को, आप अपनी आइज़ में भी और अपने इर्द गिर्द आपका जो सोशल सर्कल है, उसकी आइज़ में आपका स्टेचर बड़ा, मतलब यू स्टेटस हैव बड़ा अचीव्ड एलिवेट, समथिंग। क्योंकि इतना हाईली सिलेक्टिव एडमिशन प्रोसेस से गुजर के, रिगरस प्रोसेस से गुजर के लैंड कर जाना इस यूनिवर्सिटी में एक छोटा मार्का नहीं होता किसी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेड लेवल पे जा रहा हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे जा रहा हो, चाहे वो पीएचडी लेवल पे जा रहा हो। दूसरा, इन यूनिवर्सिटीज़ की एकेडमिक एक्सेलेंस। यहाँ पे जो रिसर्च और टीचिंग और पेडागोजिकल मेथड्स और जो रिसर्च का एक पूरा एक एनवायरनमेंट है और जो कैंपस का एक एनवायरनमेंट है और जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना ज़बरदस्त है कि उसमें एकेडमिक एक्सेलेंस की एक बहुत ज़्यादा सिग्नल लोगों को थ्रू कैंपस फैसिलिटीज़, थ्रू फैकल्टी, थ्रू स्टूडेंट बॉडी, थ्रू द एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म्ड एट द कैंपस, कि वो लोगों को एकेडमिक एक्सेलेंस का बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इनके यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको एक बड़े प्रॉमिसिंग करियर, आगे करियर्स जो होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के, वो ऑफर हो जाते हैं इवन व्हेन दे आर एनरोल्ड विद इन द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहा है, इकोनॉमिक्स में कर रहा है, तो उसको अभी वो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट भी नहीं किया होगा, तो उसको बहुत सारी जगहों से 7-8 जॉब, सेमेस्टर में होगा। 7th 8th में होगा, 6th में होगा, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि लोग उसके पीछे, जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके पीछे होंगे। इसी तरह एमबीए कोई कर रहा है इससे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कर रहा है, या येल से कोई सोशल साइंसेज में या किसी और फील्ड में कुछ कर रहा है, या प्रिंसटन के वुडरो विल्सन स्कूल में कोई पब्लिक पॉलिसी में कुछ पढ़ रहा है, तो वो लोग जो हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं, उनके पीछे होते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 फैक्टर। इसके अलावा एक नेम रिकग्निशन, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो चुकी है, इनकी इतने स्ट्रॉन्गली वेल नोन नेम्स हैं इन 8 यूनिवर्सिटीज़ के, कि इनको लोग, इनके लिए जो है वो हर वक्त एस्पायर करते हैं कि हम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। और फाइनली एक सोशल प्रेस्टीज जो अटैच्ड है, सोशल प्रेस्टीज इन द सेंस कि जब आप इस यूनिवर्सिटी में लैंड कर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी आइज़ में तो आप एलिवेट होते ही हैं, आप सोशली बहुत ज़्यादा एलिवेट होते हैं और लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यू आर मे बी यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आईक्यू और वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक वो बेंट ऑफ माइंड एंड यू कैन डू वंडर्स। और इवेंचुअली, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स निकले हैं, नोबेल लॉरिएट्स निकले हैं, हाई अचीवर्स निकले हैं, तो आप उनके साथ भी एसोसिएट अपने आप को भी करना शुरू हो जाते हैं और सोसाइटी भी आपको करना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये फुल फ्रेमवर्क जो मैंने आपके यूएस के लिए बताया है, ये इंपॉर्टेंट है और ये 4-5 फैक्टर्स देखते हुए आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये पॉपुलर हुई हैं दुनिया में, फेमस हुई हैं।
राइट सर। अच्छा सर, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का जनरली बता दें ये रैंकिंग है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पर एक सवाल है मेरा आपसे। आईवी लीग की सिग्निफिकेंस तो आपने बता दी, लेकिन एक आईवी लीग इस दफ़ा टॉप 10 में आई है यूएस रैंकिंग में, वो हार्वर्ड है, तो इसको भी आपने बताना है। हाँ, ये इस दफ़ा वकास थोड़ा सा एक काफ़ी एक शॉकिंग किस्म का मतलब इंग्लैंड वाले बाजी ले गए, हाँ, कैम्ब्रिज भी आ गया, ऑक्सफोर्ड भी। इंपीरियल आ गया है सेकंड पे, एमआईटी नंबर 1 पे है, एंड एमआईटी इज नॉट एन आईवी लीग। यस। सेकंड पे इंपीरियल कॉलेज लंदन है, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, फिर चौथे पे हार्वर्ड है, और नीचे फिर एशिया में एनयूएस 8वें पे है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। स्विट्जरलैंड की ईटीहास ज़्यूरिख, ईटीएच उसको लिखते हैं लेकिन उसको प्रोनाउंस ईटीहास ज़्यूरिख करते हैं, जहाँ से आइंस्टाइन ने भी पढ़ा हुआ है, तो वो 7th के ऊपर है। और कैलटेक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 10th पे है। 9th पे यूसीएल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। खैर एनीवेज, यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार काफ़ी कमाल किया, जिसमें जी। इंपीरियल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूसीएल यस। नुमायाँ हैं। और जैसे आपने बताया हार्वर्ड सिर्फ टॉप 10 के अंदर है, तो बाकी फ्रॉम द ब्राउन, आईवी लीग। हाँ जी, उसमें प्रिंसटन भी टॉप 10 में नहीं है, कोलंबिया भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, यूपेन भी नहीं है, डार्टमouth भी नहीं है, कॉर्नेल भी नहीं है। और कॉर्नेल भी नहीं है। तो 7 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 8 में से आईवी लीग में से, वो टॉप क्यूएस रैंकिंग में नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने ओवरऑल हार्वर्ड का क्योंकि जिक्र किया, और मैंने हार्वर्ड से एक 2 कोर्सेज, एक 6 वीक्स का और एक डिजिटल गवर्नमेंट का 1 वीक का, एक उनका फ्लैगशिप कोर्स है इनोवेशन का, पब्लिक सर्विस इनोवेशन का। तो मैंने नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप कैनेडी स्कूल में पढ़ी और डिजिटल गवर्नेंस का कोर्स पढ़ा। तो ये इस लिहाज से हार्वर्ड का जो आपने कहा कि वहाँ से, इसके अलावा मैं एनयूएस से जो नंबर 8 पे है और 18 पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, वहाँ से मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी किया था। एनयूएस से मैंने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था। और नंबर 47 पे हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, HKUST जिसको कहते हैं, वो है जहाँ से मैंने पीएचडी इनोवेशन पॉलिसी में की। अच्छा, अब आपने सवाल ये किया कि ये रैंकिंग्स के अंदर ये रैंकिंग की कैसे जाती है। जी। अच्छा, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये रैंकिंग जो क्यूएस रैंकिंग है, ये 2004 में स्टार्ट हुई थी, और ये एक टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है, जो एक अलग रैंकिंग के तौर पे ऑपरेट करती है, उसके साथ मिलके ये काम करते थे। और 2009 में इन्होंने सेपरेटली अपनी एनुअल रैंकिंग निकालनी शुरू की। इस वक्त दुनिया में जो 3 मेजर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हैं, वो क्यूएस है, टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको THE कहते हैं, और तीसरी शंघाई रैंकिंग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिप्यूटेबल, या जिसको सबसे ज़्यादा जिसका स्टेचर सबसे ऊपर है, वो क्यूएस रैंकिंग है। अच्छा, इस रैंकिंग के 6 क्राइटेरिया हैं, जिसके तहत इसके जो फाइनल जब रिलीज़ की जाती है एनुअली लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जब उनको रैंक किया जाता है, तो 6 फैक्टर को देखे जाते हैं और उसमें वेट्स असाइन है। जैसे जो सबसे पहला जो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, वो है जी इसका एकेडमिक रेपुटेशन, और उसको 0.4 वेट है, यानी कि 40%। एकेडमिक रेपुटेशन में टीचिंग और रिसर्च, और उसके लिए सर्वे कंडक्ट किया जाता है, एकेडमिशियंस को सर्वे भेजा जाता है, जो अपनी यूनिवर्सिटी को रैंक नहीं करते बल्कि और यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं एकेडमिशियंस, और उसके अंदर वो उसकी टीचिंग और उसकी रिसर्च को देखते हैं। तो हैवीली जो सबसे हैवी वेट है, वो उसका एकेडमिक एक्सीलेंस का है, जिसको एकेडमिक रेपुटेशन का है, जिसको 40% देते हैं। दूसरा जो है वो है एम्प्लॉयर रेपुटेशन का। एम्प्लॉयर रेपुटेशन जो है वो 10% उसका वेट है, और एम्प्लॉयर रेपुटेशन के लिए सर्वे भेजा जाता है एम्प्लॉयर्स को अक्रॉस, जो एम्प्लॉयर्स पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के, और वो उसको यूनिवर्सिटी को रैंक करते हैं उस सर्वे के मुताबिक। इसके बाद जो तीसरा है वो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, और ये 20% है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो को 20% वेट असाइन हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स के लिए कितनी फैकल्टी है। तो वो आइडियली जिस यूनिवर्सिटी की वो कम से कम होती जाती है, उसकी वो स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है कि वो ज़्यादा कम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फैकल्टी को मुहैया कर रही है, ताकि वो उनके साथ ज़्यादा पर्सनलाइज तरीके से उनकी कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन कर सकें। नेक्स्ट है जी आपकी साइटेशंस पर फैकल्टी मेंबर। साइटेशंस, अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ निकालती हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी शुड बी सेंटर्स ऑफ रिसर्च। टीचिंग तो हो ही रही होती है, एक पार्ट है उधर कि स्टूडेंट्स को टीच करना, लेकिन रिसर्च कटिंग एज होगी, रिसर्च एडवांस्ड इनोवेटिव रिसर्च होगी, तो यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन बढ़ती है। और साइटेशन का ये मतलब है कि किसी यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और रिसर्चर्स उसको क्यों साइट कर रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ रिसर्चर्स उसको साइट कर रहे हैं दुनिया में, उस रिसर्च को लेते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना. सर्च रिसर्च, इट मीन्स इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. रिसर्च. उसके बाद अगली है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी, वो कितनी है, वो 5% है. और फाइनली इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है, वो भी 5% है. तो ये टोटल 100% बनता है, जिसमें 40% एकेडमिक रेपुटेशन है, 20% जो है वो स्टूडेंट फैकल्टी रेशो है, 10% जो है वो एम्प्लॉय रेपुटेशन है, 20% जो है वो साइटेशंस पर फैकल्टी मेंबर हैं, और 5% ईच जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल फैकल्टी है. सर ये तो आपने बहुत एलैबोरेटेड वे में बता दिया. अब मेरा फिर कॉम्प्लीमेंट्री इसमें क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए. अगर किसी ने मास्टर्स या एमफिल के लिए जाना है तो वो कैसे करे, और अगर पीएचडी के लिए जाना है तो वो इसको कैसे यूटिलाइज करे. देख, अच्छा, आप अगर स्पेसिफिकली एमफिल और पीएचडी के लिए पूछ रहे हैं तो ये रिसर्च प्रोग्राम्स हैं. ठीक है. और इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा ये देखना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की बाय सब्जेक्ट क्या रैंकिंग है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो अच्छी रैंक्ड है तो वहाँ की पीएचडी प्रोग्राम भी अच्छा होगा. ठीक है. या मैनेजमेंट कह लें आप, मैनेजमेंट साइंसेज. इसके अलावा अगर आप देखते हैं बायोलॉजी में जाना है तो फिर आपको मेडिकल साइंसेज या बायोलॉजी या नेचुरल साइंसेज को उसको बाय सब्जेक्ट देखना चाहिए. अच्छा, मैं एक व्यूअर्स को ये चीज़ बताता चलूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉशन कि फोकसिंग टू मच ऑन रैंकिंग इज आल्सो नॉट वेरी गुड. एहतियात बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी. हाँ, इस लिहाज से मेरा मतलब कि नहीं, एहतियात से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप सिर्फ रैंकिंग देखते हुए कि भाई ये टॉप 20 में है और बस इधर ही जाना है और इसके अलावा कहीं नहीं जाना, तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शायद लो रैंक्ड भी हो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, शायद ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नहीं होंगी, लेकिन छोटी सी फैकल्टीज़ होंगी लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी. जैसे मैं आपको HKUST की एग्जाम्पल दे देता हूँ. वो 47 एंड 47 इज़ नॉट अ बैड रैंकिंग. उसका और NUS का कंपैरिजन ही कोई नहीं है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की फैकल्टीज भी बहुत ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट बॉडी भी बड़ी है और पुरानी भी बहुत यूनिवर्सिटी है HKUST. लेकिन HKUST की कई फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट्स बहुत टॉप क्लास हैं और वो नॉर्थ अमेरिका की आईवी लीग से फाइट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्कूल, और मैंने HKUST के बिजनेस स्कूल में 2.5 साल काम किया है आफ्टर माई PhD, और उसका बिजनेस स्कूल इज़ नो लेस देन एनी बिजनेस स्कूल इन नॉर्थ अमेरिका, दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि वो 47 पे है और 20 वाला शायद उससे ऊपर होगा, तो ऐसा नहीं है. आपको फैकल्टी वाइज देखना चाहिए. दूसरा, टू मच कंज्यूम नहीं होना. कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शायद 100 पे भी हों, लेकिन ये कहना कि 100 वाली 10 वाली से बुरी है, ये भी कोई मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ एक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस होते हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस का, रिसर्च का. तो ये कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो ज़रूर बनी है दुनिया में और शायद कुछ हद तक होनी भी चाहिए. लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हुए सिर्फ ये नहीं देखना कि MIT क्योंकि टॉप पे है तो MIT की हो सकता है सिर्फ इंजीनियरिंग और इतनी कटिंग एज है कि बाकी चीज़ें शायद नहीं है. इकोनॉमिक्स अगर आपने करने जानी है तो शायद MIT इज गुड बट नॉट दैट गुड एज मे बी हार्वर्ड इज. सर MIT से याद आया, कंसेक्टिवली अगर हम देखें जो पिछले साल की रैंकिंग और उससे पहले MIT जो है वो अपनी पोजीशन कंसेक्टिवली मेंटेन रख पा रही है, राइट. और स्टैनफोर्ड भी हमें टॉप 10 में नजर आ रही है. और ये दोनों आईवी स्कूल नहीं है, हार्वर्ड भी, और ये दोनों आईवी स्कूल नहीं है, स्टैनफोर्ड और MIT ना. अब आपको क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जो आईवी लीग का एक वो है ना, एक उसका जो टैग सिग्निफिकेंस है या उसका एक इफोरिया बना हुआ है, इम्पैक्ट है, वो रिड्यूस हो रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा रिड्यूस हो रहा है रैंकिंग की वजह से, क्योंकि इनकी साथ एक प्रेस्टीज साल की, सैकड़ों सालों की, सेंचुरीज की अटैच है. मैंने इनमें सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं कॉर्नेल के अलावा वो कॉलोनियल पीरियड में बनी है. कॉर्नेल जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलोनियल पीरियड में नहीं बनी. बाकी येल, हार्वर्ड, ब्राउन, डार्टमर्थ, यूपेन, ये सारे, कोलंबिया, ये सारे कॉलोनियल पीरियड के बने हैं. तो इनका काफ़ी देर से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में प्रेजेंस है और वहीं से इन्होंने ग्लोबल इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है. तो ये कहना कि ये इरोड कर रही हैं, डिके कर रही हैं, वो तो शायद ठीक नहीं होगा. लेकिन हाँ, ये कहना ठीक है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो इनके बाद बनी हैं या जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बड़ी जल्दी अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं और वो उन क्राइटेरिया को बड़ी जल्दी मीट कर रही हैं जिससे वो इन यूनिवर्सिटीज़ को थ्रेटन कर रही हैं, एटलीस्ट इन रैंकिंग्स. बट इनके साथ इनकी सोशल प्रेस्टीज, एलिटिज्म, इनकी एकेडमिक एक्सेलेंस, रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल अभी बरकरार रहेंगी. लास्ट क्वेश्चन सर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 11 से 8 पे आ गई है,
आपको तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो आपका एल्मा मैटर है, लेकिन आप ये बताएं कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की खास बात बताएं, क्योंकि आप उधर रह चुके हैं, हाँ, पढ़ चुके हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं तो खैर चारों से ही खुश हूँ। हार्वर्ड 4 पे है, मैंने हार्वर्ड से कोर्सेज किए हैं और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, कैम्ब्रिज में, मैसाचुसेट्स में। इसके अलावा NUS में मैंने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, सिडनी में बड़ा अच्छा किया, हांगकॉन्ग में। तो मैं तो चारों से ही खुश हूँ कि चारों टॉप 50 में हैं। लेकिन NUS के साथ एक स्पेशल अफिलिएशन है मेरी, और वो आई थिंक देयर आर थ्री। I mean, why one should go to NUS? Yes, 3 reasons. One, the program which I opted for was fully funded and very generous. मैंने शायद अपनी उस वीडियो में, और मैं व्यूअर्स को अर्ज करूंगा कि काइंडली प्लीज डू सी माय वीडियो ऑन माय मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस एट ली हम कुआन यू स्कूल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उनके दे देंगे। जी, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का एक स्कूल है, वहाँ से मैंने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था। तो एक तो वो प्रोग्राम बड़ा मज़े का था, बड़ा प्रैक्टिकल, और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा हैंड्स ऑन उसने मुझे ट्रेनिंग दी, टूल सिखाए। दूसरा, फुली फंडेड था। ये एक रीज़न है कि एक प्रोग्राम और उसकी जो जेनरोसिटी थी प्रोग्राम। दूसरा, सिंगापुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल सिटी स्टेट। वहाँ पे रहना, वहाँ पे ग्रो करना, वहाँ पे सोसाइटी को ऑब्जर्व करना इन इटसेल्फ। सिंगापुर के अंदर, इन द हार्ट ऑफ सिंगापुर, NUS प्लेस्ड है। तो वहाँ का एक बहुत, आई थिंक सिंगापुर का एक एक्सपीरियंस, एक अपना एक्सपीरियंस है। और ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमीज। और तीसरा, आई थिंक NUS की वर्सेटाइल स्टूडेंट, डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। सो जस्ट इमेजिन कि मेरा जो 80-85 का बैच था, कोहॉर्ट था मास्टर पर, अबाउट 90 पीपल थे, उसमें देयर वर मोर देन 45 नेशनैलिटीज। यानी कि हर दूसरा बंदा एक दूसरी नेशनैलिटी से था, पाकिस्तानी, इंडियन, you name the country. Purely international classroom. Right, purely international. I'm sorry, it was not 90, it was 100 people. तो 100 पीपल में 45 नेशनैलिटीज़ थी, जिसमें डेफिनेटली इंडियन सबसे ज़्यादा थे, 4-5 थे शायद वो, बाकी पाकिस्तानी 1-2-3, और इसी तरह बाकी हर नेशनैलिटी के एक बंदा ज़रूर था शामिल। तो ये कोहॉर्ट के अंदर था। स्कूल के अंदर भी ऑलमोस्ट 50-55 नेशनैलिटीज़ उसमें मौजूद थी। सो आई थिंक ये 3 ऐसी चीज़ें हैं। एक्सेसिबिलिटी भी बड़ी करीब है पाकिस्तान से सिंगापुर की, जस्ट टेक्स अबाउट 7-8 आवर्स। अगर आप ट्रांजिट लेके बैंकॉक से भी जाएं, 1-2 घंटे का ट्रांजिट हो, 3 का भी हो, तो 8-9 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। एंड देन द यूनिवर्सिटी, ह्यूज यूनिवर्सिटी, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने छोटे से शहर के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देख के यकीन ही नहीं आता था कि कैसे इतनी छोटी सी जगह में, इतनी पैक्ड जगह में इतनी खूबसूरत। Let me put it in a different way. If a guy gets PhD from NUS, then what is his or her worth? I think Post qualification worth. I think उसका स्टेचर एज अ रिसर्चर बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल होगा, क्योंकि जितनी वो ट्रेनिंग वहाँ से लेगा अपनी रिसर्च की, वो रिसर्च एक्सेलेंस ही अचीव करेगा, तो वो उसको PhD की डिग्री अवार्ड करेंगे, वरना वो PhD नहीं देंगे उसको। तो एक तो स्टेचर ऐसा। दूसरा, क्योंकि वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, फैकल्टी इतनी ज़बरदस्त है कि वो उसको एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिलेगा कि वो कटिंग एज रिसर्च, एडवांस रिसर्च, इनोवेटिव रिसर्च कर सकता है। तो ये एक सिग्नल है उस डिग्री की। एक वो जो वर्थ आपने पूछा, वो पीस ऑफ पेपर ये सिग्नल करता है कि वो एकेडमिक एक्सेलेंस, रिसर्च उसकी एक्सेप्टेंस फिर US, UK, एवरीवेयर हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो NUS में से जो लोग PhD किए थे, एटलीस्ट माई स्कूल, वो एमहर्स्ट भी गए US में एज फैकल्टी मेंबर, UK में भी गए, ईस्ट एशिया में भी बहुत सारी जगहों पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, एवरीवेयर दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर। और आप लोगों ने हमें इस वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी फेवरेट यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो करें, तो हम उस पर भी वीडियो कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।